गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ न कर सका। राजकुमार के काम में देर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। जगराज खुद भी उस काम के लिए बाहर निकल आया। उसे यकीन था कि वह सपेरे को जरूर तलाश कर लेगा और फिर उसे लालच वगैरह देकर इस बात पर आमादा कर लेगा कि वो इस लड़की को कला महल पहुंचा दे। राजाओं के तो यही खेल होते हैं और किसकी मजाल जो इन खेलों में रुकावट बन सके। खैमों के शहर में उसने जगह जगह लंबी मूंछों वाले सपेरे को तलाश किया। बेशुमार लोगों से पूछा, लेकिन एक ही जवाब मिला। किसी ने ऐसे सपेरे को नहीं देखा था और जब तलाश करते करते शाम हो गई तो जगराज परेशान हो गया। उसके साथी भी कई बार उसे मिल चुके थे और उन्होंने भी यही बताया कि वो हर जगह तलाश कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आई। शाम को जगराज कला महल पहुंचा। राजकुमार वहां मौजूद था। कला महल के बाएं सिमत दरियाए सनवंती बहता था और सनवंती के किनारे एक हसीन बाग था जो कला महल के पीछे के हिस्से में था। उस बाग में अजीत पाल उदास बैठा हुआ था और उसने बेचैन निगाहों से जगराज को देखा और उसके होंठों से सर्द आह निकल गई। अकेले आए हो जगराज? क्या बताऊं महाराज, मैंने और दूसरे लोगों ने तो कलबंदी का चप्पा चप्पा छान मारा पर वो नहीं मिली। हाँ महाराज, परमेश्वर जाने वो कहाँ चली गई। जगराज शर्मिंदगी से बोला, फिर बताओ कि हम क्या करें जगराज? धीरज रखे महाराज, रात को वो लोग जरूर आएंगे। महाराज ने उन्हें हुक्म दिया था। वो तो किसी की मजाल नहीं कि उसके हुक्म को ना माने। हमारा मन कहता है कि वो नहीं आएंगे। मन की ये बात ना माने महाराज, वो जरूर आएंगे। आप इतनी चिंता ना करें। हमें तो खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। हमने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। ओह कुमार जी, ये तो ठीक नहीं। उठिए, खाना खाइए। रात को जश्न में भी शरीक होना है और ऐसी सूरत लेकर जाएंगे प्रेमिका के सामने। उठिए। जगराज के कहने सुनने से राजकुमार अजीत खड़ा हो गया और बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा सा खाना खाया था। फिर जगराज उसे रात के लिए तैयार करने लगा। रात हो गई। रकास और गवैये हाजिर हो गए। बाद एक अपना फन पेश करता रहा और इनाम पाता रहा, लेकिन वो नजर ना आई। अजीत पाल की आंखें उसे तलाश कर रही थी। अजीत पाल की आंखें उसे तलाश कर रही थी। खुद जगराज कई बार उसे तलाश कर रहा था, लेकिन रात बीतती रही। यहाँ तक कि जश्न खत्म हो गया। सपेरे का कहीं पता नहीं था। अब तो जगराज को भी अंदाजा हो गया था कि वो लोग नहीं आएंगे। अजीत पाल भी जानता था बेचारा जगराज क्या कर सकता है। वो भी ठंडी सांस लेकर उठ गया। वो सख्त परेशान था और परेशानी के इस फिजा को दूर करने की कोई तरकीब किसी के जहन में नहीं थी। 3 दिन गुजर गए। अजीत पाल बिस्तर पर तो नहीं, लेकिन उसकी सूरत बीमारों जैसी हो गई थी। लेकिन सपेरा और लड़की इस तरह गायब हो गए थे जैसे उन्हें जमीन निकल गई हो। हमें तो यूं लगता है जगराज जैसे वो राज के उखाड़े के रहने वाले हों और भोले से इधर उतर आए हों और फिर वहीं वापस चले गए हों। क्या बताऊं महाराज, कोई क्या बताएगा। जगराज तन का रोग था, मगर मन का ये रोग हमारा जीवन लेकर ही चलेगा। आप होने वाले राजा हैं कुमार जी, ऐसी मायूसी की बातें ना करें। हमें ऐसी राजगद्दी नहीं चाहिए जिस पर हमारा इतना भी अधिकार ना हो कि हम अपने मन के मीत को ही तलाश कर सकें। वो लोग जरूर मिल जाएंगे कुमार जी। कब? जब हम इस संसार में ना होंगे। अजीत पाल उदासी से बोला, भगवान ना करे। नहीं जगराज, अब तो भगवान ही की यही इच्छा मालूम होती है। वो धरती पर तो नहीं है। अब तो उसे तलाश करने आकाश पर ही जाना होगा। अजीत पाल उदासी से बोला और जगराज ने गर्दन झुका ली। कोई तरकीब समझ में नहीं आई थी। जश्न खत्म हो चुका था। राजा यशवंत पाल
फिर राजपाट के कामों में मशगूल हो गया। बेटे को खुश रखने के लिए उसने बहुत से लोगों को हदायत दे दी थी, लेकिन वो जीतपाल के मन का रोग तो दूसरा ही था। अब वो अमूमन कला महल में रहता और नदी के किनारे बैठा कलाओं में घूरता रहता। उस शाम आसमान के बहते हुए पानी को देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जगराज उसके पास बैठा उसे तसल्लियां दे रहा था। वो कह रहा था, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं महाराज? अप्सराएं सिर्फ कहानियों में आकाश से उतरती हैं, जीती जागती जिंदगी में उनका कोई वजूद नहीं होता। मुमकिन है कि वो लोग बस खाना बदोश हों, कहीं से सफर करते हुए आए हों, पर मैंने एक तरकीब सोची है। क्या तरकीब सोची है जगराज? वो बड़ी दूर की कौड़ी लाया हूँ महाराज। मैंने सोचा है कि दूर दूर से सपेरों और सन्यासियों को बुलवाऊं और फिर उनमें उस अप्सरा को तलाश करूं। जरूरी तो नहीं है कि वो भी आ जाए, आप दिल छोटा ना करें। अगर इस धरती पर इनका वजूद है तो मैं उन्हें खोज निकालूंगा। ठीक है जगराज, जो कर सकते हो जरूर कर लो। अजीतपाल ने सुस्त लहजे में कहा, जैसे उसे यकीन हो कि उसके किए का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। फिर जगराज तो चला गया, लेकिन अजीतपाल उसी जगह बैठा सोचता रहा। बादलों को रंगत गहरी होने लगी और अजीतपाल अपनी जगह से उठ गया। लहरों के खेल से भी उसका दिल भर गया था, लेकिन अभी वो मुड़ा ही था कि अचानक दरिया में उसे दो इंसानी हाथ नजर आए। ये हाथ मदद मांगने के अंदाज में बुलंद हो रहे थे। अजीतपाल चौंक पड़ा। उसने इस अंदाज में चारों तरफ देखा जैसे किसी को डूबते इंसान को मदद के लिए बुलाना चाहता हो, लेकिन दफतन वो बदन एक बार उछला और अजीतपाल की आंखों में बिजलियां सी कूद गईं। एक लम्हा में वो मोहनी सूरत उसके दिल में उतर गई और दूसरे लम्हे उसने दरिया में छलांग लगा दी। वो बरक रफ्तारी से तैरता हुआ उस बदन के नजदीक पहुंच गया। दरिया का बहाव बेहद सुस्त था और उस बहाव में उस बदन तक पहुंचते हुए अजीतपाल को कोई दिक्कत ना हुई। उसने गुदाज बदन को अपने बाजों में दबोच लिया, सीता से उठाकर उसकी सूरत देखी और उसका दिल फटने लगा। हाँ, ये वही हसीन शक्ल तो है जिसके जिक्र के लिए वो पागल हो गया था। ये वही अप्सरा थी जो इस वक्त आकाश से उतरी थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं, पूरी जान से भीगी हुई थी। सांस तेज चल रहा था, भीगे हुए बाल चेहरे से चिमटे हुए थे। वो पूरी की पूरी अजीतपाल की आगोश में थी और अजीतपाल ने हाथ इत्मीनान से उस गोहरे नयाब को दरिया से निकाल लाया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस वजूद को वो एक सपना समझ चुका है वो इस तरह उसे मिल जाएगा। हसीन लड़की को बाजों पर उठाए वो किनारे पहुंच गया और फिर ऊपर चढ़ने लगा। चंद खादमों ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने बेहोश वजूद को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अपना प्रेम दूसरे हाथों में देने के लिए तैयार ना हुआ। हट जाओ तुम लोग, यहाँ से चले जाओ, मैं उसे अंदर ले जाऊंगा। भीगे बदन का एक एक अदू राजकुमार की निगाह में था, पागल करने वाला हुस्न। वो किसी और की निगाहों की भीड़ नहीं चढ़ने देना चाहता था। चुनाचा वो उसे लिए हुए अंदर पहुंच गया। सारी जान से लर्ज रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे अपनी जिंदगी दे दे। उसे छप्पड़ खट पर लिटाकर उसने सांसों की आमदोरफ्त देखी और खुश हो गया। कोई खतरे की बात नहीं थी। फिर उसने उसके बदन को गर्म चादर में लपेट दिया और हर तरह की देखभाल करने लगा। जो चीज उसके गहरे दोस्त उसे ना दे सके थे वो दरिया ने बख्श दी थी। उसका दिल खुशी से उछल रहा था और बाहर नौकर उसके बारे में चैम गोइयां कर रहे थे। तब वो बाहर निकला और नौकर खामोश हो गए। तुम लोग अपनी जुबान बंद रखोगे, समझे किसी को पता ना चलने पाए कि यहाँ ऐसी कोई बात हुई है। अगर किसी को पता चल गया तो उसे मौत की सजा होगी। जो आ गया महाराज, खादमों ने हाथ जोड़कर कहा और उनके लिए बस इतना कह देना ही काफी था। फिर किसी की क्या मजाल थी कि इस बात को जुबान पर भी ला सकता। राजकुमार उस हसीन पीकर के गिर्द परवाने की तरह घूम रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस तरह उसे अपने वजूद में समोले, किस तरह उन पपोटों को वाह करे। हाँ, ये सपना नहीं था, ये उसकी चाहत का एतराफ था। थोड़ी देर तक वो उसी तरह परेशान रहा। फिर उसने सोचा कि वीद को बुलवाने के लिए घोड़ा दौड़ा दे, लेकिन उस वक्त उसे उन आंखों में तहरीक महसूस हुई। उसके साथ ही एक मधुर करा गूंजी और राजकुमार उछल पड़ा। कुमारी जागो, होश में आओ, होश में आ जाओ देवी। देखो मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हूँ। देवी होश में आओ देवी। कमल खिल गए।
दो हसीन मखमूर आंखें रोशन हो गईं। आह कितनी हसीन थी ये आंखें। होश में आ जाओ देवी, होश में आ जाओ, राजकुमार बोला और आंखें उस पर जम गईं। उनमें मुस्कुराहट जाग उठी और फिर गुलाब की पत्तियां हल्के से मुस्कुरा दी। उस पीकरे शबाब की हर जुम्बश जानलेवा थी, लेकिन उसे मुस्कुराते देखकर अजीत पाल का रुमा रुमा मुस्कुरा उठा। तुम होश में आ गई कुमारी। हाँ, मगर तुम। दास हूँ तुम्हारा संसार की निगाहों में राजकुमार, मगर मैं तुम्हारा दास हूँ देवी। कौन हो तुम? अजीत पाल है हमारा नाम, पर तुम मुझे अपना दोस्त समझो। अच्छा, वो मासूमियत से बोली, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं तो ठीक हूँ, मेरी तबीयत को क्या हो गया था? अजीत पाल उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। कितनी मासूम थी वो, कितनी अजीब और कितनी प्यारी। तुम्हें याद नहीं है कुमारी? मुझे क्या याद नहीं? तुम इस जगह कैसे पहुंच गईं? यहाँ से पहले तुम कहाँ थीं? अजीत पाल ने पूछा। मैं यहाँ कैसे आ गई? इससे पहले मैं कहाँ थी? मैं कहाँ थी इससे पहले? वो जैसे याद करने लगी। क्या तुम पानी में गिर पड़ी थी? मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, विश्वास करो। तुम मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, भगवान के लिए मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। वो परेशान होकर बोली। तुम्हारा नाम क्या है? अजीत पाल बोला। हाय राम, मेरा कुछ नाम तो होगा, मैं तो अपना नाम भी नहीं जानती। कैसी अनजान हूँ मैं कैसी अनजान हूँ। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं जो तुम्हें। राजकुमार अचानक खामोश हो गया और उसने सहमी हुई निगाहों से उसे देखा। कहीं वह बुरा न मान गई हो, लेकिन वो बदस्तूर मासूम निगाहों से उसे देख रही थी। उन आंखों में और कोई कैफियत थी ही नहीं। मगर मेरा नाम क्या है? वो बोली। तुम्हारा नाम रचना है। नहीं, फूलों से नहीं, तुम आकाश से उतरी हुई अप्सरा हो। और तुम्हारा नाम कमल है। कमल है मेरा नाम। वो खुश होकर बोली। हाँ, कमल ही तो हो तुम। ठीक है ना, तुम कमल हो। हाँ, मैं कमल हूँ। मेरा नाम नहीं पूछोगी? अजीत पाल बोला। तुम्हारा नाम क्या है? अजीत पाल। बड़ा सुंदर नाम है, तुम भी तो सुंदर हो। तुम मेरे साथ रहोगी? तुम्हारे साथ? यहाँ? हाँ, क्या ये जगह तुम्हें पसंद नहीं है? मगर नदी में काले सांप तो नहीं होते? मुझे काले सांपों से बहुत डर लगता है। अंधेरे में जब वो नन्ही आंखें चमकाते हैं तो नींद आने लगती है। पृथ्वी को काले सांपों ने ही तो काट लिया था। पृथ्वी कौन? अजीत पाल ने पूछा और वो चौंक पड़ी। पृथ्वी कौन? उसने भी सवाल को दोहरा दिया और अजीत पाल परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। लड़की सब कुछ भूल गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? वो उसके मन का कमल थी। वो उसे मिल जाए और उसके बाद अजीत पाल को संसार में किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती थी। तुम ज़हन पर जोर मत दो, आराम करो। यूं करो कि आंखें बंद कर लो और खुद को बिल्कुल पुरसकून कर लो, अजीत पाल ने कहा और उसने गर्दन हिला दी। फिर उसने अजीत पाल के कहने के मुताबिक ही किया और आंखें बंद कर लीं। अजीत पाल मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसने महसूस किया कि जैसे वो हो गई हो। उसी वक्त उसे ख्याल आया कि उसका लिबास और बाल भीगे हुए हैं। तब वो बाहर निकल आया। किला महल में खादमों के साथ खादमाएं भी थी। उसने एक खादम को बुलाया और उसने नजदीक आकर हाथ जोड़ दिए। 2 बांदियों को बुलाओ। जो आ गया सरकार। खादम जल्दी से दौड़ गया और थोड़ी देर के बाद वो 2 खुश शक्ल लड़कियां अजीत पाल के सामने आकर झुक गईं। तुम लोग अंदर आओ मेरे साथ, राजकुमार ने कहा और वो दोनों बांदियां अंदर दाखिल हो गईं। उसका लिबास भीगा हुआ था। बताओ मैं क्या करूं? दूसरा लिबास पहना दे सरकार, एक बांदी बोली। पर दूसरा लिबास लाऊं कहां से? महल से मंगवा लें। महल से मंगवा लें? अरे पागल हो तुम दोनों, सब को खबर नहीं हो जाएगी। ओहो, तो महाराज आज्ञा दें, हम ले आए लिबास। तुम्हारे पास है? मेरे पास है सरकार। एक बार रानी जी ने खुश होकर मुझे एक साड़ी दी थी, वो जो कि तू मेरे पास रखी है सरकार। 2 बांदियों के इस्तेमाल की साड़ी नहीं है। ले आ, भाग ले आ और मैं तुझे ऐसी 1000 साड़ियां दे दूंगा। जा जल्दी कर, राजकुमार ने कहा और दासी दौड़ गई। फिर वो साड़ी ले आई और उन दोनों ने राजकुमार की तरफ देखा। मुंह क्या देख रही हो, काम करो अपना। और वो दोनों झिझकती हुई लड़की के बदन पर झुक गईं और राजकुमार एकदम चौंक पड़ा। फिर वो तेजी से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद दासियां मुस्कुराती हुई वापस आ गईं। राजकुमार अहमों की तरह बाहर खड़ा हुआ था। दासियों के कदमों की आहट सुनकर उसने चौंक कर देखा और दासियों को मुस्कुराते हुए देखकर झीम गया। पहना दिया लिबास? हाँ महाराज, कैसी लग रही है?
पूर्णमासी का चांद, एक दासी बोली, और राजकुमार ने गले से मोतियों का कमाला उतारकर उन दोनों के हवाले कर दी। फिर वो अंदर चला गया। सचमुच वह पूर्णमासी का चांद मालूम हो रही थी। वो दूर खड़ा उसे देखता रहा और उस वक्त वो पुरसकून थी। दासियों ने उसे खूब सजा दिया था। फिर उसने मधुर आवाज में कहा, वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ ना, मेरे पास आओ। और वो लड़खड़ाते कदमों से उसके पास पहुंच गया। बैठो, हमें तो तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। अजीत पाल है मेरा नाम। हमारा नाम कमल है, वो बोली। तुम्हें कुछ याद आया कमल? कहाँ रहती थी? तुम्हारे दूसरे कौन हैं? सपनों में याद आ जाएगा, अक्सर ऐसा होता है। हम सपने देखते रहते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ। ओह अच्छा, शायद ये कोई बीमारी है। पृथ्वी भी यही कहता था। पृथ्वी कौन था? राजकुमार ने दूसरी बार ये नाम उसके मुंह से सुना था। हमारा बाबा था और हम उसके साथ तो रहते थे। फिर उसे नाग ने डस लिया और वो मर गया। फिर ना जाने क्या हुआ। ओहो, राजकुमार ने इत्मीनान की सांस ली। बहुत सी बातें उसके ज़हन में उलझी हुई थीं, लेकिन सारी उलझने एक तरफ और अपने मनपसंद मोहनी महबूबा के मिल जाने की खुशी एक तरफ। दूसरी तरफ राजकमल के सोचने का अंदाज दूसरा ही था। उसने यहाँ के बारे में जो कुछ सुना था, उसे सुनकर उसकी बाछें खुशी से खिल गई थी। गोया यहाँ उसके लिए एक बेहतरीन मौका मौजूद है। जो कुछ बंसीराम की जुबानी मालूम हुआ था, उसके तहत राजकमल ने अपना एक खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दे लिया। राजकुमार खुशी से फूली नहीं समा रहा था। वो हसरत भरी निगाहों से कमल को देखता रहा। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं कमल रानी, कुछ तो मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं तुम मेरे पास आकर खुश हो या नहीं। राजकुमार ने प्यार भरे लहजे में पूछा। खुश? सोच लो जरा, उसने मासूमियत से पलकें झुकाते हुए कहा और गर्दन झुका ली। राजकुमार को उसकी इन अदाओं पर बेसाख्ता प्यार आ रहा था। कितनी मासूम, कितनी अल्लड़ थी वो। ना जाने कैसे दरिया में आ गिरी थी। अगर वो उसे ना देखता तो फिर शायद सारा जीवन वो उसकी सूरत को तरस जाता। वो सोच रहा था, तब वो अचानक बोल पड़ी। हाँ, मैं खुश तो हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हो। क्या तुम हमेशा मुझे अपने पास रखोगे? अगर तुम चाहोगी तो जरूर रखूंगा। तो मैं चाहती हूँ, उसने बदस्तूर मासूमाना अंदाज में कहा और राजकुमार दीवानावार उसकी तरफ बढ़ गया। उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने बेसाख्ता कमल को सीने में भींच लिया। राजकमल बहुत देर तक उसके सीने से लगी रही, लेकिन उसने अपना चेहरा झुका लिया था। खौफनाक गोंदनी जानती थी कि उसकी सांसें जहर आलूद हैं और उन सांसों से टकराने का मकसद यही है कि या तो वह बीमार हो जाए और अगर ज्यादा ही टकरा जाए तो वो मर जाए। और वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार, जिसने अभी जवानी के आगोश में पहला कदम रखा है, मौत के आगोश में पहुंच जाए। और यूं भी अभी उसे राजकुमार से बहुत से काम लेने थे, लेकिन उसने अजीत पाल के सीने से जुदा होने की कोशिश नहीं की। उसके बदन की हल्की सी आंच अजीत पाल को बेखुद किए दे रही थी। तब उसने गोंदनी का चेहरा अपने सामने कर दिया। कमल, भगवान की सौगंध, बहुत कुछ कहने को मन चाहता है, मगर समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। राजकुमार ने प्यार भरे लहजे में कहा और गोंदनी थोड़ा पीछे हट गई। क्या कहने को मन चाहता है? वो मुस्कुराते हुए बोली। यही कमल कि मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। कब से मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं तो बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद ठीक भी हो गया और मेरी सेहत का जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन उसके बाद एक नई बीमारी मुझे लग गई और वो बीमारी तुम्हारी थी। हमारी? वो ताज्जुब से बोली। हाँ कमल, बदकिस्मती तो ये है कि तुम सब कुछ भूल गई। तुम्हें वो रात भी याद नहीं जब तुम एक सपेरे के साथ यहाँ आई थी। उसने गठरी खोली और उसमें से 2 नाग बाहर निकल आए और फिर वो नाग फिदा में गर्दश करने लगे। लेकिन वो नाग नहीं थे, बल्कि 2 हसीन हाथ थे जो नागों की तरह लहरा रहे थे। और फिर वो नागन रकस करने लगी और उस रकस को लोग आज भी याद करते हैं। न जाने कैसी बातें कर रहे हो, उसने उलझे हुए अंदाज में कहा और राजकुमार ने उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है कमल, जो बीती सो बीती। अब उसके बारे में क्या सोचना। मुझे तो मेरे मन का मीत मिल गया है। मैं तुम्हें अब कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा कमल। मैं तुम्हें इतनी भरपूर जिंदगी दूंगा कि उसके बाद तुम्हें
किसी और चीज की जरूरत बाकी नहीं रह जाएगी। सच, वो मसरत से बोली। हाँ कमल, बस अब तुम यहीं मेरे पास रहो, मेरे दिल में रहो, मेरी आंखों में रहो, राजकुमार ने उसे सीने से लिपटाते हुए कहा। तो ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो अंदाजे दिलबरी से बोली। जानती थी कि मर्दों को लिबाने के बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं, और ये कोई नई बात नहीं थी। उन बातों का उसे एक तवील तजर्बा था। उस तवील तजर्बे में उसने ना जाने कैसे कैसे लोगों को अहमक बना दिया था। तो ये तो राजकुमार ही थे ही, किस बात की मूली। बहुत देर तक वो लोग बातें करते रहे। फिर राजकुमार को इतला मिली कि जगराज आया है, और राजकुमार अपनी जगह से उठ गया। जगराज उसका बेहतरीन दोस्त था। वो जगराज को अपनी इस मसरत से आगाह करना चाहता था, और आज कमल से इजाजत लेकर वो जगराज के पास पहुंच गया। जगराज बदस्तूर परेशान हाल और उदास था, और उसे इस बात का बेतहाशा अफसोस था कि अभी तक वो अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सका। जिस तरह राजकुमार उस लड़की के लिए परेशान था, उससे अंदाजा होता था कि अगर वो राजकुमार को ना मिली तो वो पागल हो जाएगा, फिर सख्त बीमार हो जाएगा, और जगराज ये नहीं चाहता था। उसने परेशान निगाहें उठाकर राजकुमार की तरफ देखा और हैरान रह गया। राजकुमार का चेहरा तो फूल की तरह खिला हुआ था, और तब राज चौंक पड़ा। महाराज, महाराज, मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? क्या मतलब जगराज, क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को? मुझे तो यूं लग रहा है महाराज, जैसे आप बहुत खुश हों और आपके चेहरे से परेशानी की वो गिद्ध साफ हो गई हो, जो पिछले कुछ दिनों से छाई हुई थी। क्या करे जगराज, अब खुश भी तो ना रहें तो मर जाएं। तुम तो हमारा इतना सा काम भी ना कर सके। जीतपाल ने कहा। महाराज, भगवान की सौगंध, मैंने तो एक एक चप्पा छान मारा है, लेकर ना जाने क्या हुआ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर आप महाराज, आप अचानक इस के शहर से आजाद कैसे हो गए? क्या आपने अपने मन से उसका ख्याल निकाल दिया है? भगवान न करे, उसका ख्याल तो अब में हमारा जीवन बन गया है जगराज, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? तो फिर वो हमें मिल गई है, राजकुमार ने कहा, और जगराज हैरत व मसरत से उछल पड़ा। क्या? हाँ, जो काम तुम ना कर सके जगराज, जो काम हमारे बहुत सारे दोस्त ना कर सके, वो हमारे आंगन में बहने वाले दरिया ने पूरा कर दिखाया। हाँ जगराज, हमें इस मसले में किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब? मैं अभी नहीं समझा महाराज, भगवान के लिए जल्दी बताइए, मैं सख्त परेशान हो गया हूँ। वो हमें दरिया की लहरों में मिल गई। हाँ जगराज, और बहती हुई आ रही थी। हम तो जानते भी न थे कि हमारे मन का कमल यूं खिलने वाला है। जानते हो उसका नाम क्या है? नहीं, जगराज ने गर्दन हिला दी। कमल, राजकमल ने जवाब दिया। कमल? जगराज इस तरह राजकुमार की शक्ल देखने लगा जैसे उसके सही दिमाग पर शुबा हो रहा हो। कहीं राजकुमार पागल तो नहीं हो गया? हाँ कमल, मगर जगराज, बड़ी अजीब बात है। वो क्या महाराज? यूं लगता है कि जैसे वो अपना सब कुछ भूल गई हो, उसे तो अपना नाम भी याद नहीं। फिर कमल का नाम तो हमने उसे दिया है। ओहो, और वो आपको क्या कहती है? अजीत पाल, हमने अपना ये नाम खुद उसे बताया है। वो है कहाँ राजकुमार? जगराज ने पूछा, और अभी तक राजकुमारी की दिमागी हालत मशकूक मालूम हो रही थी। अंदर मौजूद है, अब तुम्हें कुछ काम करने हैं। जगराज, जी महाराज। इस समय तो दासियों ने उसे एक साड़ी पहना दी है, लेकिन हमें उसके लिए दूसरे कपड़ों का बंदोबस्त करना होगा। तुम ये सारे काम करोगे, और हमें ये तो बताओ कि अब हम क्या करें? किस सिलसिले में महाराज? ना जाने तुम कैसी बातें कर रहे हो। भाई, हमारी प्रेम का हमें मिल गई है, अब हमें उसके बारे में सोचना है। हमें ये भी तो देखना है कि अब हम उसके जीवन के लिए क्या करें। पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ राजकुमार जी। अच्छा तो आओ मिल लो। राजकुमार उठ गया और जगराज उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब तक उसे यकीन नहीं आया था। वो सोच रहा था कि राजकुमार की तलब ने कोई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। मुमकिन है वो किसी ख्याली पीकर को हकीकत का रूप दे बैठे हों। चुनाचा वो उस हकीकत को जानना चाहता था। आओ। राजकुमार उस कमरे के सामने रुक कर बोला जिसमें गोंदनी मौजूद थी, और फिर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। जगराज ने बेअख्तियार कमरे में निगाहें दौड़ाई। उसका ख्याल था कि यहाँ कुछ ना होगा और राजकुमार किसी ख्याली पीकर से बातें करता नजर आएगा, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने जगराज के होश उड़ा दिए। जिशन की रात की हसीन सूरत को वो भी नहीं भूल सका था, और ये चांद उसके कमरे में रोशन था। वो बड़े नाज से छप्पड़ खड़ पर बैठी कोई राजकुमारी मालूम हो रही थी।
अजीतपाल के साथ एक नई सूरत देखकर उसने पांव समेटे और सीधी हो गई। जगराज के दोनों हाथ जुड़ गए थे। नमस्कार उसने कहा। नमस्कार जवाब मिला और फिर निगाहें अजीतपाल की तरफ उठ गईं। जीत, ये कौन है? जगराज मेरा मित्र है, मेरा बहुत गहरा दोस्त है। ओह अच्छा, वो मुस्कुरा दी और जगराज को जमीन व आसमान साकत महसूस होने लगे। बिलाशुबा वह हुस्न और जमाल में यकता थी और कोई भी उसे देखकर होशो हवास खो सकता था, लेकिन वो उसके दोस्त की अमानत थी, उसके दोस्त का प्रेम थी। इसलिए जगराज ने निगाहें झुका ली, लेकिन उसकी ज़हनी कैफियत अजीब हो गई थी। ना जाने क्यों बार बार उसके दिल में बेईमानी आ रही थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि जैसे जैसे उसके अंदर कुछ तब्दीली हो गई हो। वो गुमसुम सा था, लेकिन अजीतपाल की आवाज ने उसे चौंका दिया। अब तो तुमने देख लिया जगराज। हाँ महाराज, कैसी है हमारी प्रेमिका? बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही निर्मल। हम बिला वजह ही पागल थोड़ी हो गए थे, लेकिन अब हमें बताओ कि हम क्या करें, हम कैसे दूसरों को इसके बारे में बताएं। कुछ सोचना पड़ेगा महाराज, जगराज ने कहा और उसका ज़हन भटक रहा था। आज तक वह अजीतपाल का काबिल एतमाद दोस्त था, लेकिन आज उसे अपने दिल की दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। अचानक इसकी जात पर हमला हुआ था। वो उसे देखकर होशो हवास खो बैठा। अब से थोड़ी देर कबल वह अजीतपाल को पागल महसूस कर रहा था, लेकिन अब खुद पागल हो गया था। ज़हनो दिल की शदीद कश्मकश बहुत देर के बाद रुकी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। तहां वह उसका इज़हार भी नहीं चाहता था। आओ जगराज, बाहर चलें, अजीतपाल ने कहा। जगराज उसके साथ बाहर निकल आया। अजीतपाल मुस्कुरा रहा था। बाहर आकर जगराज को किसी हद तक सुकून नसीब हुआ। जो बेचैनी इसके सामने पैदा हो गई थी अब कम होती भी नजर आई। अजीतपाल उसके सामने आ बैठा। आप बताओ, हमें तो अभी बड़े मरहले तय करने हैं। ये आपको मिली कहाँ से महाराज? दरिया किनारे बैठे थे, वो पानी में बहती हुई नजर आई। बेहोश थी, हमने उसे निकाल लिया, फिर यहाँ लाई तो होश आ गई। बड़ी मासूम है, बड़ी ही कोमल है जगराज। हाँ महाराज, बहुत ही सुंदर है, जगराज बेख्तियार बोल पड़ा। अब ये बताओ कि हम उसे वफा कैसे करें? अजीतपाल ने पूछा और जगराज चौंक पड़ा। आप उसे वफा करेंगे महाराज? वो तअज्जुब से बोला। तो और क्या, हम उसे रानी बनाएंगे। तुम बताओ, क्या वो इस बनने के काबिल नहीं? अवश्य है महाराज, पर यह आसान काम तो ना है। हाँ हम जानते हैं, इसलिए तो तुमसे पूछ रहे हैं, मगर उसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी। आप तो उसकी तरह मासूम बातें कर रहे हैं। भला ये काम इतना आसान कैसे हो सकता है? महाराज, यशवंतपाल जी के बाद आप कलवंदी के होने वाले राजा हैं। राजा के लिए कोई राजकुमारी ही दुरुस्त हो सकती है। ये बात कैसे पसंद करेंगे कि कोई सपेरे की बेटी राजकुमार की वो कलवंदी की मलका बने? मगर उन्हें कैसे मालूम होगा कि वो सपेरे की बेटी है? क्यों, क्या महाराज ने उस वक्त उसका रक्स नहीं देखा? ओ हाँ, हम तो भूल गए थे। फिर क्या करे? राजकुमार परेशानी से बोला। वो आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। अभी तो हमारी उससे बात नहीं हुई, पहले उससे बात कर ले महाराज। अगर वो तैयार हो गई तो फिर कोई उपाय करना होगा, फिर कुछ सोचना होगा। अभी समय सोचना शुरू कर दो जगराज। एक ही बात है जिससे मन की बात कह सकता हूँ, और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मेरी माने महाराज, तो अभी से ये ख्याल दिल से निकाल दें। क्या मतलब? राजकुमार तअज्जुब से बोला। और हम ये बात किस तरह दिल से निकाल दें जिसके लिए जीते रहे हैं, जिसके लिए हम जीवन से दूर होते जा रहे थे? यकीन करो जगराज, अगर वो हमें ना मिलते तो हम पागल हो जाते, हम किसी काबिल ना रहते। अजीतपाल ने जज्बाती अंदाज में कहा। मैं जानता हूँ महाराज, मगर राजकुमारों का जीवन आम लोगों का जीवन नहीं होता। जीवन में लाखों कन्या आएंगी, एक से बढ़कर एक, और एक से एक खूबसूरत, और महाराज का जब दिल चाहेगा सबको अपना लें। लेकिन महाराज, सबसे शादियां तो नहीं कर सकते। ठीक है, मगर हम ऐसे आदमी नहीं हैं। हमारे जीवन में कितनी ही कन्या आ जाएं, हम उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। नहीं महाराज, ये बात भी राजकुमारों की शान के खिलाफ है। तुम कैसी बातें कर रहे हो जगराज? जब हमारा मन उसे स्वीकार करता है, हम चाहते हैं कि सारा जीवन उसके साथ बिता दें, तो फिर तुम हमें ऐसे मशवरे दे रहे हो राजकुमार? अजीतपाल ने खफगी से कहा। नहीं महाराज, मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा हुआ तो उस वक्त देखा जाएगा। अभी से उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, राजकुमार ने फैसलाकुन लहजे में कहा। और जगराज सोच में डूब गया। वो अंदाजा लगा रहा था कि राजकुमार के ऊपर उसका असर बहुत गहरा है, और उसकी जिद से ये अंदाजा होता है
कि वो उससे शादी किए बगैर नहीं मानेगा। लेकिन मैं बीच में आ रहा हूँ? मैं क्यों उसकी मदद नहीं करता? हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने तो आज तक अजीत पाल को अपना दोस्त, अपना भाई समझा है। मैंने दिल से उसकी मोहब्बत की है, मगर आज ये खूबसूरत औरत मेरे हवास पर क्यों सवार हो गई? वो अपना ज़हन झटकने लगा और अजीत पाल से बोला, हूँ तो महाराज, फिर कोई लंबी ही चाल सोचना पड़ेगी। मसलन कैसी? अजीत पाल ने पूछा। मैं यही सोच रहा हूँ। ज़रा जल्दी सोचो जगराज। महाराज, क्यों न ऐसे किया जाए कि हम कमल को किसी ऐसे आदमी की बहन बनाकर पेश करें जो बड़ा साहिब इज़्ज़त और हसीयत वाला हो। ठीक है, वो राजा ना हो, लेकिन उसकी अपनी हसीयत हो। ओ हाँ, ये हो सकता है। इस तरह कम अज़ कम महाराज को ये बात तो सोचेंगे कि जो लड़की उनकी बहू बनने जा रही है वो किसी मामूली घराने की नहीं। मगर ऐसा आदमी कौन है महाराज? जगराज ने पूछा। ये कौन सी बड़ी बात है जगराज, कोई पैदा कर लेंगे, अजीत पाल ने कहा। हाँ, हो तो सकता है, जगराज ने डानोडोल लहजे में कहा और गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा कि ठीक है महाराज, तो अब बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त तो सिर्फ ये किया जाए कि महल में जितने लोग मौजूद हैं उन्हें मना कर दिया जाए कि कोई भी उस लड़की के बारे में ज़ुबान से कुछ ना निकाले। जिसने ज़ुबान खोली वो मारा जाएगा। मैंने ये बात नौकरों को कह दी है, मज़ीद समझा दूंगा, अजीत पाल ने कहा। तो ठीक है महाराज, उसके बाद हम लोग कोई बेहतर सूरत हाल ज़रूर सोच लेंगे, जगराज ने कहा और अपनी जगह से उठ गया।